राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो क्लास ली थी हमने अम्ल की ली थी, उसमें हमने एसिड मतलब अम्ल के बारे में पढ़ा था। यह रीट की जो मुख्य परीक्षा की सीरीज जो हमने सामान्य विज्ञान से संबंधित शुरू करी है, इसमें पहली क्लास अम्ल से संबंधित आपकी हो चुकी है। आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये सार से संबंधित रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सार जो है, सार का मतलब होता है भस्म, इसको भस्म भी बोलते हैं। सार को आप नाम याद रखें, भस्म के नाम से अगर प्रश्न आया तो आप कंफ्यूज ना हो। सार को भस्म भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे या चिकने लगते हैं। जो क्षार रहते हैं, क्षारीय पदार्थ, वो स्पर्श करने पर चिकने या साबुन जैसे लगते हैं और स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। हमने इससे पूर्व अम्ल की क्लास ली थी, वहाँ पर जो अम्ल थे वो स्वाद में खट्टे होते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्षार लाल वनस्पति रंजकों को नीला कर देते हैं। लाल वनस्पति रंजकों को क्षार जो रहेंगे वो नीला करेंगे। इसी के विपरीत अम्ल लाल वनस्पति रंजकों को, अम्ल में जो वनस्पति रंजक रहता था वो हम नीला यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वो नीले वनस्पति रंजक को क्या करता था, लाल करता था, जबकि क्षार लाल वनस्पति रंजक को नीला कर देते हैं। सारी विलयन में फिनोफ्थेलिन गुलाबी रंग देता है। अगर विलयन सारी है और उसमें अगर हमने फिनोफ्थेलिन डाला तो वह उसमें क्या करेगा, गुलाबी रंग देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH, ये इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसकी फिनोफ्थेलिन से क्रिया कराने पर यह भी क्या करेगा, गुलाबी रंग देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, क्षारीय है, और अभी हमने देखा क्षारीय विलयन में फिनोफ्थेलिन क्या करेगा, गुलाबी रंग देगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिनोफ्थेलिन से क्रिया कराएंगे तो कौन सा रंग आएगा, गुलाबी रंग आएगा। यह क्षार से संबंधित बातें, इनको आप याद रखते जाए, पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न इन्हीं में से सीधे बन के आएंगे। नेक्स्ट आप देखें, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारीय विलयनों में हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। या क्षारीय विलयन जो है उसको गुड़हल के पुष्प का जो सूचक है वो काय में हो जाता है, हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। तो जो गुड़हल का पुष्प है यह भी एक सूचक का कार्य करता है, और सूचक से संबंधित क्लास मैंने भी अम्ल वाले में आपको बताया था सूचक क्या होते हैं। हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 pH परास के बीच में कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, वो 7 से 7.8 pH परास के बीच में, परास के बीच क्या करेगा, कार्य करेगा। इस चीज़ को आप याद रखें। मतलब मानव शरीर है लगभग वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जो हमारा शरीर है 7 से 7.8 pH के जो परास है इसके बीच कार्य कर रहा है। तो ये जो 7 से 7.8 pH परास है क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, दुर्बल क्षारीय, प्रबल क्षारीय न होकर दुर्बल क्षारीय होती है। क्षार के उपयोग, अब क्षारों के हम उपयोग के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा चूना भी। इसका रासायनिक सूत्र है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों, पुताई में किया जाता है, घरेलू उपचार में किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है और लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग इन 4 कार्यों में किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को भुजा हुआ चूना कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और इसका प्रयोग किन किन कार्यों में किया जा रहा है इनको भी आप याद रखें, क्योंकि वहाँ पर प्रश्न आ सकता है अमोनिया निर्माण में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। तो आपको वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड पर टिक करके आगे निकलना है। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा भी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। अब बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो यह जो है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइट के सांद्रण में, बर्तन सफाई में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, कारखानों या प्रयोगशाला में, और CO2 के अवशोषण में, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसके अवशोषण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। यह बात भी आप याद रखें। तो यह जो इनके प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं इससे संबंधित बात चल रही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है, इसका प्रयोग निम्न जगह किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, जो हमारा शरीर है पेट, इसमें अम्लीयता बढ़ने पर पेट दर्द से संबंधित समस्याएं होती है।
तो पेट दर्द से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र MgOH2 है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो प्रयोग है वो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। या पेट से संबंधित विकार होने पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन में अगर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है तो आप इसको टिक करें। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पेट में अम्लीयता बढ़ती है तो पेट दर्द या अन्य प्रकार की समस्या जो पेट से संबंधित होती है तो उस टाइम पर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से संबंधित दवाई दी जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जो क्या रहेगा, आपकी अम्लीयता को दूर करेगा। क्योंकि ये क्षार रहेगा तो अम्लीयता को क्षार क्या करेगा, कम करेगा। कम करने पर अम्लीयता पेट की जैसे ही कम होगी आपका पेट दर्द खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। घरों में चूना पोतने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। जल को मृदु बनाने में और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। अम्ल जो है अगर उससे वह हाथों पे या कहीं लग जाता है और उससे अगर जलन उत्पन्न हो रही है तो उसकी मरहम पट्टी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर या गारा बनाने में। प्लास्टर का मतलब जब हाथ या पाँव कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है हमारे मानव शरीर में तो वहाँ पर जो डॉक्टर प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्लास्टर में भी काम आता है। नेक्स्ट हम बात करें सूचकों की। यहाँ पर मैंने सूचक जो है उनकी एक लिस्ट बनाई है। वह सूचक अम्ल में क्या रंग देता है या क्या गंध देता है और क्षार में क्या रंग या गंध देता है, उससे संबंधित यहाँ पर बातें होगी। एक साथ मैंने इन सारों सूचक को, अम्ल और क्षार दोनों को एक साथ लिया है ताकि आपको तुलनात्मक रूप से यहाँ पर अध्ययन हो जाए और एक साथ आपको इनकी एक लिस्ट भी मिल जाए ताकि आप जब पढ़ें तो आपको परेशानी ना हो। आपको एक ही सूचक अम्ल में क्या रंग दे रहा है या क्या गंध दे रहा है और क्षार में क्या रंग या गंध दे रहा है उसका पता एक साथ चल जाएगा, जिससे कि आपको याद करने में और नोट्स बनाने में तकलीफ ना हो। अब देखो आप प्राकृतिक सूचक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने सूचक की लिस्ट दी है। जो प्राकृतिक सूचक है ये अम्ल के साथ क्या रंग देते हैं और क्षार के साथ क्या रंग देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला सूचक अगर हम लेते हैं लिटमस। लिटमस मतलब लिटमस पत्र का जो हमने प्रयोग किया था यह उसी की बात चल रही है। तो लिटमस जो है अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ कौन सा रंग देता है, नीला रंग देता है। दूसरा सूचक प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं का मतलब हल्दी पीले रंग की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, आप याद रखना। आपके प्रश्न आया अम्ल के साथ हल्दी कौन सा रंग देगी या हल्दी को अम्ल के साथ मिलाने पर किस प्रकार का रंग उत्पन्न होगा। तो वहां पर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है पीला तो आपको पीला ही टच करना है, या मतलब पीले ऑप्शन को क्लिक करना है। दोनों तो एक साथ नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं और पीला। लेकिन अगर मैं आपको बस कोई बदलाव नहीं लिखा दूं तो आपको ऑप्शन में अगर कोई बदलाव नहीं ऐसा दिया हुआ नहीं है और मात्र वहां पर लिखा हुआ पीला तो आपको पीले पे टच करना है। क्यों? क्योंकि कोई बदलाव नहीं का मतलब क्या हुआ, हल्दी पैसे ही पीले रंग की होती है तो अम्ल के साथ कौन सा रंग देगी, पीला। क्योंकि हल्दी पीली होती है तो रंग तो पीला देगी ही सही। तो अम्ल के साथ रंग कौन सा रहेगा, पीला। और अगर ऑप्शन में है कोई बदलाव नहीं तो आप कोई बदलाव नहीं पर टिक करें क्योंकि हल्दी पीली रहती ही है। अब हम बात करें क्षार के साथ। क्षार के साथ जो हल्दी है वो लाल रंग देगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रेजिया के फूल। ये हाइड्रेजिया के फूल भी एक प्राकृतिक सूचक है। ये अम्ल के साथ नीला रंग देते हैं और क्षार के साथ गुलाबी रंग देते हैं। लाल पत्ता गोभी का रस, यह अम्ल के साथ लाल रंग देगा और क्षार के साथ हरा रंग देगा। यहाँ पर भी वही बात हो सकती है, लाल पत्ता गोभी का रस जो है अम्ल के साथ कौन सा रंग दे रहा है, लाल, और क्षार के साथ हरा रंग दे रहा है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि अम्ल और क्षार के साथ कौन सा सूचक क्या रंग देता है। तो ये चारों ही प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल, लाल पत्ता गोभी का रस। तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचकों की हम बात करें तो इसमें पहला सूचक जो है फिनोफ्थेलिन है। फिनोफ्थेलिन अम्ल के साथ रंगहीन रहता है और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। फिनोफ्थेलिन अम्ल के साथ क्या रहेगा, रंगहीन रहेगा और क्षार के साथ कौन सा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। अब हम बात करें कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज की, तो यह अम्ल के साथ लाल रंग देगा और क्षार के साथ पीला रंग देगा। ये इंपॉर्टेंट है, फिनोफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, इनको आप याद रखना,
इनसे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फिनोफ्थलीन तो अम्ल के साथ रंगहीन रहेगा और क्षार के साथ गुलाबी रहेगा, और मेथिल ऑरेंज के साथ फिनोफ्थलीन जो रहेगा दोस्तों वो लाल रहेगा और क्षार के साथ क्या रहेगा, पीला रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करें गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के वो सूचक जिनसे अम्ल या क्षार में उनके साथ प्रक्रिया या रिएक्शन कराने पर वो क्या करते हैं, गंध उत्पन्न करते हैं। तो गंधीय सूचक में आप देखो पहला जो है वो है प्याज का रस। प्याज के रस को अगर हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो तीक्ष्ण गंध देगा, मतलब तीव्र गंध देगा, और क्षार के साथ कोई गंध नहीं देगा। जो प्याज का रस है अगर उसको हम क्षार में मिला दें तो कोई गंध नहीं आएगी, और अम्ल के साथ वो क्या करेगा, तीक्ष्ण गंध देगा। तीक्ष्ण गंध का मतलब तेज गंध देगा। यह है वेनिला। वेनिला की हम बात करें तो अम्ल के समान गंध देगा, जिस साथ मिलाने पर आएगी, लेकिन अगर वेनिला को क्षार के साथ मिला दें तो क्षार के साथ ये कोई गंध नहीं देगा। अगर वेनिला को क्षार के साथ हम मिलाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आएगी। उसी प्रकार लौंग का तेल, लौंग के तेल की बात करें तो अम्ल के साथ तो यह समान गंध देगा, मतलब जो इसकी गंध आती है वही गंध रहेगी, और क्षार के साथ यह भी क्या करेगा, कोई गंध नहीं देगा। तो एक प्रकार से हम बात करें तो गंधीय सूचक है प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल। यह तीनों ही क्षार के साथ कोई गंध नहीं देते। तो आप याद रखना गंधीय सूचक जैसे कि प्रश्न आया प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल, इनसे संबंधित प्रश्न आता है, और अगर क्षार के साथ कौन सी रिएक्शन करते हैं या क्षार के साथ इनका क्या व्यवहार रहेगा, तो वहां पर इस प्रकार का प्रश्न आने पर कोई गंध नहीं आएगी क्षार के साथ इन तीनों ही गंधीय सूचकों की। और अम्ल के साथ प्याज का रस तीक्ष्ण गंध देगा, वेनिला के साथ समान गंध, और लौंग के साथ भी समान गंध। गंध तो प्याज की भी समान ही रहेगी, बस वह रहेगी वह थोड़ी सी तेज हो जाएगी, मतलब जो प्याज की जो गंध आएगी वो थोड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करें क्षार का जो पीएच मान। क्षार का पीएच मान 7 से 14 रहता है। ठीक है दोस्तों। तो क्षार का जो पीएच मान की परास है वह 7 से 14 रहेगी, या एक तरह से देख लो आप परास लिख लो। क्षार के पीएच मान की परास 7 से 14 रहेगी। और अम्ल की बात करें तो वह 0 से 7 रहती है, और जिसकी पीएच मान 7 रहती है वह क्या रहता है, उदासीन रहता है। यह मैं अम्ल वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। मानव शरीर का जो पीएच परास है वो 7 से 7.8 के मध्य रहता है। यह भी मैं अभी इससे पहले पॉइंट आया था वहाँ पर हमने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इसको क्षार के पीएच वाले इसमें भी शामिल कर लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। मानव शरीर की जो पीएच है वह 7 से 7.8 के बीच में रहेगी। जो मानव शरीर है इसी पीएच के बीच में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ सामान्य पदार्थ मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनका पीएच मान मैं लिख रहा हूँ, इनको आप डायरेक्ट याद रखें। इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप नोट्स को बार बार पढ़ेंगे अपने आप आपको ये याद हो जाएंगे। जो रक्त है इसका पीएच मान रहता है 7.4, 7.4 जो रहेगा रक्त का पीएच मान रहेगा। जल की बात करें तो इसका रहेगा 8.4। समुद्री जल है ये, आपने समुद्री जल को चखा होगा, उसको मुंह में लेते ही आदमी उतार नहीं सकता, वो इतना क्या रहता है, कड़वा रहता है, क्योंकि क्षार का जो स्वाद रहता है वो क्या रहता है, कड़वा रहता है। तो समुद्री जल जो है वो कड़वा इसीलिए लगता है क्योंकि वो क्या रहता है, क्षारीय रहता है। 8.4 उसका पीएच मान रहता है। लार जो हमारे मुंह की लार रहती है उसका पीएच मान 6.5 रहता है। दूध की बात करें तो दूध का जो पीएच मान रहेगा वह रहेगा 6.4। मूत्र का जो पीएच मान रहता है वह 6 रहता है। शराब का पीएच मान रहता है 2.8। सिरके का पीएच मान रहता है 2.4 और नींबू का पीएच मान रहता है 2.2। तो हम बात करें मूत्र, शराब, सिरका, नींबू और दूध तथा मुंह की लार, यह एक रूप से क्या है, अम्लीय है। दूध उसके बाद लार, मूत्र, शराब, सिरका और नींबू, ये क्या अम्लीय है। क्यों? क्योंकि इनका पीएच मान 7 से कम है, तो ये सब तो अम्लीय है। हमारा जो रक्त है और जो समुद्री जल है ये दोनों क्या है, क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इनके पीएच मान क्या है, 7 से ज़्यादा है। अब इसी में हम बात करें जो शराब का पीएच मान 2.8 आ रहा है या 2.8 आ रहा है, तो हमने इससे पूर्व वाली क्लास में पढ़ा था, जब ट्रैफिक पुलिस कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उनकी जब जांच करते हैं तो वहाँ पर उनके द्वारा जो यंत्र या जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है वह अम्ल क्षार अभिक्रिया पर आधारित रहता है। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो वह जो यंत्र उनके पास रहता है वो उनको बता देता है कि इसने शराब पी है या नहीं पी है। ठीक है दोस्तों, यह क्षार से संबंधित एक छोटी सी क्लास थी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वो लवण से संबंधित रहेगी। तो अम्ल, क्षार और लवण आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे।
उसके बाद मैं इनकी एक एमसीक्यू की क्लास लूँगा। नोट्स यही है और यही पर्याप्त है, इन्हीं से प्रश्न आएगा, इनसे बाहर प्रश्न जाने के कोई चांस नहीं रहेंगे। और बात रही एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू क्लास में मैं इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी आपको करा दूंगा, ताकि आपको पता भी चल जाएगी पेपर में किस प्रकार का प्रश्न आता है। और वहाँ पर हम प्रश्नों के साथ साथ इस थ्योरी का भी रिपीटेशन करते रहेंगे, क्योंकि प्रश्नों के साथ मैं थ्योरी भी बताता रहूँगा, तो वहाँ पर आपको इसका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।